नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं भारती न्यूज 9। भारती न्यूज 9 यह चैनल का नया नाम है। पहले यह राष्ट्रमत के नाम से चलता था, लेकिन जब हमने देखा देश के बड़े बड़े शहर के नाम बदल जाते हैं, गांव के नाम बदलते हैं, जिला का नाम बदलता है, तो हम भी अपने चैनल का नाम बदल लेते हैं। रही बात ये, भारतीय न्यूज 9 पर आपको फैक्ट और आपके मतलब की खबरें मिलेगी। खबरें वह जो देश की दशा और दिशा बदल दे। मैं आपको बता दूं, बिहार में विधानसभा का चुनाव अक्टूबर 2025 में है और सभी राजनीतिक दल अपना अपना भूमिका बांध रहे हैं, ताल ठोक रहे हैं। तेजस्वी यादव आरजेडी के, फिलहाल हम मुखिया कह लें, क्योंकि लालू प्रसाद यादव उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लेकिन वो बीमार चल रहे हैं, तो सारे फैसले, और कार्यकारी अध्यक्ष भी कह सकते हैं तेजस्वी यादव जी को, लेकिन उनके सामने एक से बढ़कर एक चुनौतियां रखी जा रही है। कांग्रेस पार्टी और पप्पू यादव ने अपने तरफ से एक तरफा ऐलान कर दिया है। राजेश राम जो कांग्रेस पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, फिलहाल अभी बनाए गए हैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, उनको बिहार का सीएम फिक्स। जबकि तमाम लोगों को यह खबर थी, पता है कि राहुल गांधी जी के साथ तेजस्वी यादव की सीक्रेट मीटिंग हुई। 50 से 55 सीट तक पे राजी भी हो गए कि कांग्रेस को इतनी दी जाएगी। इसमें कांग्रेस यह बार्गेन कर सकती है कि मुझे जिताऊ सीट दीजिए, बिल्कुल मरा हुआ डेड सीट नहीं दीजिए। पप्पू यादव कांग्रेस के लिए संजीवनी इसलिए बन रहे हैं कि अभी वक्फ बिल आया है और वक्फ बिल पर जो मुस्लिम एरिया है वहां पर जदयू और भाजपा यानी एनडीए समर्थित किसी भी पार्टी को मुसलमान मतदाता वोट नहीं करने वाले हैं, सब बागी हो गए हैं। अब वहां से कांग्रेस लड़े अथवा आरजेडी, तो तेजस्वी यादव के लिए रास्ता साफ है। इस बार सीमांचल में राजद को अच्छा पकड़ हो जाएगा, अच्छी वोट मिलेगी, जिस वजह से तेजस्वी यादव 2020 में मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए थे। इस बार ऐसा होना नहीं है, लेकिन कांग्रेस के कुछ लोग पप्पू यादव या भूमिका बांध रहे हैं कि राजेश राम को हम सीएम फेस बनाएंगे, मुख्यमंत्री चेहरा घोषित करेंगे। ये कांग्रेस के तरफ से, आला कमान के तरफ से ऐसा फैसला नहीं है, ऐसा ऐलान भी नहीं है। पप्पू यादव सामने आ रहे हैं और लोग ये कह रहे हैं कि पप्पू यादव भी तो किसी के इशारे पर ही कह रहे होंगे। हो सकता है कि कांग्रेस की हाई कमान प्रेशर पॉलिटिक्स कर रही हो राजद के साथ, लेकिन आपको बता दें राजद इतनी मजबूत है कि वह 123 यानी 122 का आंकड़ा पार करने के लिए खुद सक्षम है। सीपीआई को भी साथ में लेकर चल रही है, कांग्रेस उनके घटक दल हैं। कांग्रेस अपनी यात्रा निकाल रही है, कांग्रेस की पकड़ बढ़ी है, अच्छी बात है, लेकिन राजद को कहीं से कमजोर भी ना समझा जाए। और वक्फ बिल पे तो जो मुसलमान मतदाता हैं वो टोटल राजद और कांग्रेस के साथ है। मैं ये नहीं कह सकता केवल राजद के साथ है, कांग्रेस के साथ भी है, लेकिन राजद के लिए अभी खुला आसमान है। राष्ट्रीय जनता दल के लिए समस्या बस एक ही है कि लालू प्रसाद यादव काफी गंभीर बीमार हैं और वह कवर नहीं कर सकते, लोगों के बीच नहीं आ सकते। कहा जाता है कि लोग जो बताते हैं कि राजद का मतलब लालू प्रसाद यादव और लालू प्रसाद यादव का मतलब राजद। उधर लालू प्रसाद यादव के जो साले हैं साधु यादव, सांसद भी रह चुके हैं, काफी दिनों तक वो लालू परिवार के साथ रहे। जब लालू राबड़ी राज था, राजद का 15 साल का शासनकाल, तो साधु यादव की अच्छी चलती थी, राजनीति में काफी अच्छे सक्रिय थे। जब लालू परिवार कमजोर हुआ सत्ता में, राजनीति में, तो साधु यादव भी फेंका गए। लेकिन उन्होंने एक बड़ी मार्मिक बात बोली है, बड़ी सटीक बात बोली है कि ये विपक्ष के लोग मुसलमान मुसलमान करते रहेंगे तो भाजपा अपने आप मजबूत हो जाएगी और सत्ता में आ जाएगी। ये तो मुसलमानों को विचार करना है कि उनका वफादार कौन और उनका गद्दार कौन, किस पे वो भरोसा किए। मैं आपको बता दूं, जदयू ने साफ कर दिया, जदयू ने ये कहा
कि हमारे पास तो एक भी मुस्लिम कैंडिडेट चुनाव नहीं जीता था, दूसरे दल से आए हुए मुसलमानों को हमने मंत्री बनाया। इशारा कहां था ये भी मैं बता दूं, बहुजन समाज पार्टी के जमा खान, जो बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर चुनाव जीते थे और बसपा को छोड़कर जदयू में शामिल हो गए, यह भरोसा करके कि हमें मंत्री भी बनाया जाएगा, और जदयू मुसलमानों के पक्ष में है। लेकिन जब जदयू वक्फ बिल पर भाजपा के साथ चली गई, तो अब जमा खान अपने समाज यानी मुसलमानों के लिए गद्दार थे या बसपा के लिए, ये हमारे दर्शक तय करेंगे। लेकिन सवाल यहां उठता है कि बहन मायावती जी जब कैंडिडेट देती हैं, चाहे राजस्थान में हो, बिहार में हो, कहीं भी हो, उत्तर प्रदेश में हो, वो कैंडिडेट ना बसपा का वफादार होता है, ना वो अपने समाज का वफादार होता है, तो सारे गद्दार जो है वो बसपा के पास ही पहुंच जाते हैं टिकट लेने के लिए। जमा खान बसपा के ही विधायक थे, बसपा के टिकट पर ही चुनाव जीते थे और जदयू में शामिल हो गए, और जदयू ने वक्फ बिल के खिलाफ वोट कर दिया। अब जो इस्लामिक समाज है वो सवाल किससे पूछे? जमा खान से पूछे, बहन मायावती जी से पूछे, अथवा नीतीश कुमार से पूछे? नीतीश कुमार पे तो गुस्सा दिखा रहे हैं, सबके सब इस्तीफों की झड़ी लग गई, 11 नेता की अभी तक इस्तीफा हो गया। उधर वक्फ बिल के ऊपर जो आरएलडी के अध्यक्ष है जयंत चौधरी, उनकी भी हालत खराब है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जाट और मुसलमान की लामबंदी होती थी, जिससे उनकी राजनीति चलती थी, परंतु वहां से भी लोग भाग रहे हैं। रही बात ये चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, अब कुल मिलाकर भाजपा पे निर्भर है। भाजपा किसी पे निर्भर नहीं है, नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, ये सब के सब भाजपा पे निर्भर है। चंद्रबाबू नायडू का तो चुनाव 2029 में होना है, विधानसभा का और लोकसभा का। उनके पास समय है, वो बीच में कोई न कोई गुल खिलाकर मुस्लिम मतदाता को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा लाठी पड़ गया जदयू के ऊपर, क्योंकि सामने चुनाव है और 2027 में उत्तर प्रदेश में चुनाव है। तो जयंत चौधरी भी अब कहीं के नहीं रहेंगे, यानी जयंत चौधरी और जदयू दोनों को बड़ा भारी नुकसान हुआ है इस वक्फ बिल के मामले में, और तेजस्वी यादव के लिए रास्ता काफी साफ हो गया है। कहने का तात्पर्य है कि नीतीश कुमार और ओवैसी जी, ये सब के सब सीमांचल एरिया में इतना वोट काट लेते थे, इतनी सीटें काट लेते थे, जो तेजस्वी यादव अपनी टारगेट तक नहीं पहुंच पाते थे। इस बार जिस हिसाब से वक्फ बिल का विरोध राजद ने किया है, ओवैसी जी का भी नहीं चलेगा सीमांचल एरिया में। आज के लिए बस इतना ही, आप बने रहिए भारतीय न्यूज़ 9 पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।